everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arishitali Dil, Sai Didi बुलाओ दिल, Sai मैम बुलाओ दिल, Sai बेस्टी बुलाओ दिल, Sai क्यूटी बुलाओ। तो बेटा मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ रही थी। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम आपकी क्लास रीशेड्यूल हुई है। बेटा एक्चुअली एक अपलोड डेट की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया था, जिसकी वजह से क्लास आपकी रीशेड्यूल हुई। बट अब आप डोंट यू वरी, आपकी क्लासेस एकदम टाइम पे ही अपलोड होंगी। मैंने सारी क्लासेस एकदम टाइम पे दे दी हैं, तो आपको एकदम टाइम पे ही क्लासेस मिलेंगी। जहां तक बात रही, बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम कोशिश यही करें कि हम एक चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में ही रखें। तो यस बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बिकॉज ये एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम 4 लेक्चर्स में ले रहे हैं। अदरवाइज हम सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को 2 से 3 लेक्चर के अंदर ही रखेंगे। जो चैप्टर्स छोटे हैं जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको बेटा मैं 1 शॉट में ही रखूंगी आपके लिए, जैसे एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसी तरीके से अपन सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज है बेटा लेक्चर नंबर 4, ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर हम पढ़ रहे थे। आई थिंक ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर हम पढ़ रहे थे। आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, अगर आपने देख लिया तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी। और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, हमने अभी बात किया था पिछली क्लास में कि स्पर्म कैसे बना, ओवा कैसे बना। अब हम बात करेंगे यार ये स्पर्म ओवा तक पहुंचता कैसे है। वी आर गोइंग टू स्टडी द जर्नी ऑफ अ स्पर्म इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कि कैसे ये स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है और कैसे ये जाके फर्टिलाइजेशन करता है। तो बेटा जब इंसेमिनेशन होता है, जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है एक फीमेल के साथ, तब एक डिस्चार्ज के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, जिनमें से बेटा 200 से 300 स्पर्म्स ही मोटिलिटी शो कर फीमेल की बॉडी में आगे जाकर पहुंच पाते हैं। तो बेटा अब आपको इमेजिन करना है कि कैसे एक स्पर्म को हम कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल है। उसको बेटा अगर दूल्हा बनना है तो उसे ये 5 चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी: कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म बाइंडिंग एंड सिनगैमी। तो चलिए एक एक करके ये सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा स्पर्म जब फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचने वाला होता है, पहुंच जाता है, तो यार स्पर्म में अब रेस लग रही है। आप सोचो कितने सारे स्पर्म्स हैं। अब भाई कौन सा स्पर्म सबसे आगे भागेगा? कितने सारे स्पर्म्स के बीच में रेस चल रही है। हु विल विन द रेस, हु विल रीच टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट पहले। तो बेटा इस रेस में स्पर्म की स्पीड तेज होनी चाहिए। तो बेटा अगर स्पर्म को अपनी स्पीड तेज करनी है तो स्पर्म को अपने सर के ऊपर से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेटा इसका मूवमेंट स्लो हो गया है। तो बेटा क्या होता है, जब इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को स्पर्म के हेड से रिमूव कर दिया जाता है तो स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो विपलैश मूवमेंट करता है, बहुत ही फास्ट तरीके से दौड़ने लगता है, जो स्पीड एक स्पर्म की होनी चाहिए। फिर बेटा सेकंड स्टेप आता है एग्लूटिनेशन और केमिकल रिएक्शन। तो भाई अब आप देख लीजिए, जो स्पर्म है बेटा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, अब स्पर्म यहां पे है बेटा आपका अंडा, फीमेल का सेकेंडरी oocyte वहां बैठा हुआ है। अब भाई ये स्पर्म को लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ये इस स्पर्म को कैसे पता चलेगा? स्पर्म को कैसे पता कि ओवा इस साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में है? तो बेटा ये चीज पता चलती है एक केमिकल के जरिए, जिस केमिकल को हम लोग कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। बेटा ये रिसेप्टर्स ओवा और आपके स्पर्म पे लगे होते हैं। ये एकदम लॉक एंड की रिएक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को पता चलता है कि भाई राइट साइड मुड़ना है मुझे। तो बेटा sperm and ova has chemical receptors which help sperm to reach ova. This chemical attraction between them is called as agglutination और chemical attraction. Chemical के towards attract हो रहा है ये sperm. ठीक है, फिर आता है बेटा थर्ड स्टेप, that is acrosomal reaction. Acrosomal reaction क्या होता है अब? तो बेटा जब ये sperm, जैसे ही बेटा sperm पहुंचता है, मैं आपको अब एक बार कलर करके बेटा हमने लास्ट क्लास में ये स्ट्रक्चर पढ़ा था सेकेंडरी oocyte का। हमने देखा था इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, और इन सेल्स को कहते हैं कोरोना रेडिएटा।
और बेटा अब आ रहा है आपका स्पर्म। तो बेटा जब ये स्पर्म आता है, इसको इस सेकेंडरी oocyte के साथ मिलकर मियोसिस 2 कंप्लीट कराना है। पर यार इस दूल्हे को हम दुल्हन के पास इतनी आसानी से पहुंचने नहीं देते, इसको करनी पड़ेगी ब्रेक, बॉडीगार्ड से लड़ाई। तो मैम ये लड़ाई कैसे होती है? अब बेटा यहां पर होते हैं इनके बीच में बहुत सारे हाइल्यूरोनिक एसिड के बॉन्ड्स। क्या होते हैं? हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड्स, बॉन्ड। तो बेटा सबसे पहले ये स्पर्म जाता है, इन बॉन्ड्स को तोड़ता है। इसके एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये रिलीज करता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जिसकी वजह से बेटा हाइल्यूरोनिडेज की वजह से ये हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड टूटते हैं। फिर बेटा ये कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है बाय कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इससे बेटा ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है। फिर बेटा ये ब्रेक करता है जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा लाइसिन। ठीक है बेटा, ये जोना पेलुसिडा लाइसिन एंजाइम से बेटा ब्रेक करता है जोना पेलुसिडा की लेयर को। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये तीनों लेयर्स को ब्रेक करता जाता है। सबसे पहले इसने किसको ब्रेक किया? इसने बेटा ब्रेक किया हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड को। फिर इसने ब्रेक किया कोरोना रेडिएटा को। फिर इसने ब्रेक किया जोना पेलुसिडा की लेयर को। बेटा तभी ये अपनी दुल्हनिया सेकेंडरी oocyte तक पहुंच पाएगा। देखो जैसे भाई अब ये दूल्हा था, अब इसको अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचना, तो देयर आर लॉट ऑफ बॉडीगार्ड्स। अब उन बॉडीगार्ड से इसको बचकर अपनी दुल्हनिया सेकेंडरी oocyte तक पहुंचना है। तो बेटा इसी स्टेप को हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। जब स्पर्म के जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म की बेटा हमने पढ़ा था देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर बेटा होते हैं कुछ एंजाइम्स, जिन एंजाइम्स के नाम हमने अभी पढ़े, हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, जो बेटा हाइल्यूरोनिक बॉन्ड को तोड़ रहा है, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिन। बेटा ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स मदद करते हैं स्पर्म को सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने में। तो स्पर्म्स acrosomal head has different enzymes which help in breaking ovum's different layer। बेटा यहां हम ओवम नहीं, यहां हम सेकेंडरी oocyte मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां आप सेकेंडरी oocyte मेंशन करेंगे। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, जैसे ही बेटा स्पर्म जो है पहुंच जाता है सेकेंडरी oocyte के पास, ये दोनों बेटा कंप्लीट करते हैं मियोसिस 2। और जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तो बेटा आप लोग मुझे बताएंगे, अपने मन में सोचेंगे लास्ट लेक्चर को याद रखते हुए कि मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही क्या चीज बनती है। बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही मैम, मियोसिस 2 कंप्लीट होते ही बनती है सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। सेकेंड पोलर बॉडी, ये बेटा ये बोर्ड जादुई हो चुका है, इसमें तो गायब हो रही चीजें, ओवम बन जाता है। ठीक है, तो बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया है। अब आता है सिनगैमी, क्योंकि बेटा अब स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया है, अब बनेगा जाइगोट। और इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं सिनगैमी, जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि यार ऐसा क्यों होता है दैट, ये हमने बेटा डायग्राम बनाया था, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, पेरीवेटेलाइन स्पेस होती है बेटा, बीच में वेटेलाइन स्पेस होती है, इसकी लेबलिंग हमने नहीं की थी, आप याद रखना। ठीक है, बीच में एक स्पेस है, दिस इज प्री वेटेलाइन स्पेस। बट बेटा सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। मैम ऐसा क्या होता है कि एक ही स्पर्म अंदर जाता है, बाकी स्पर्म्स अलाउड नहीं होते हैं? तो व्हाई इज देयर एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म? हाउ डज बॉडी अवॉइड, हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड? बेटा मल्टीपल स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? पॉलीस्पर्मी मतलब
एक सेकेंडरी oocyte को या एक ओवम से फ्यूज होने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर जाने दिया जाता है। क्यों? ये मल्टीपल स्पर्म्स अंदर नहीं जा पाते, क्यों? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कॉमनली, मतलब मान के चल लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसके लिए फॉलो होता है स्टेप्स। तो बेटा ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ये है आपकी जोना पेलुसिडा। ठीक है, लेबलिंग कर देती हूं पहले। दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब क्या हो रहा है बेटा, यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर पोलराइज्ड है पहले मेम्ब्रेन, दिस इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। बेटा जैसे ही स्पर्म आता है इसके पास, तो ये मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा कि चार्जेस के अंदर बदलाव आ जाता है स्पर्म के आसपास, मतलब इस oocyte के आसपास। अंदर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं बेटा डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से बेटा इस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फास्ट ब्लॉक मेथड। बेटा अब कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा, इन्होंने मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन चेंज कर दी। अब जो स्पर्म अंदर घुस गया वो घुस गया, अब कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। बट सिर्फ यही मेथड नहीं होता, अब विद टाइम क्या होगा, यहां पर बेटा अंदर oocyte के अंदर क्या हो रहा है इस बोर्ड में, oocyte के अंदर बेटा होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रिलीज करते हैं बेटा कैल्शियम। क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करते हैं, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस कराता है। बेटा जो यहां पे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, बिकॉज ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर की तरफ जाते हैं एंड हार्डन्स जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा कोई स्पर्म अंदर ना घुस पाए। इस वजह से बेटा एक oocyte के अंदर एक ही स्पर्म एंटर हो पाता है। पहले तो क्या हुआ, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन चेंज किया, दिस इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक मेथड। फिर बेटा होता है स्लो ब्लॉक मेथड, जिसमें बेटा क्या होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं और जोना पेलुसिडा की हार्डनिंग कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेटा स्लो ब्लॉक मेथड। ठीक है, इस तरीके से बेटा यू कैन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे से बेटा बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आता है बेटा क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, जब बेटा जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है। ठीक है, जब जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाता है उस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। क्योंकि बेटा लास्ट स्टेप हमने यही पढ़ा था कि स्पर्म फ्यूज हो गया था सेकेंडरी oocyte के साथ, ओवम के साथ, और उसने क्या बनाया था, जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, दैट इज क्लीवेज। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बेटा जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट क्लीवेज शुरू करता है। क्लीवेज में बेटा क्या होता है मैं आपको बताती हूं। अब क्लीवेज प्रोसेस में होता क्या है, तो बेटा ये है आपका जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल में, 16 सेल में, 16 सेल्ड, 8 सेल, 4 सेल, 2 सेल। फिर बेटा ये डिवाइड होता है 32 सेल स्टेज, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बेटा, इस जगह खाली जगह को कहते हैं ब्लास्टोसील।
ये जो बाहर एक आउटर लेयर है इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये अंदर की लेयर को कहते हैं इनर सेल मास, जिसमें बेटा स्टेम सेल्स होते हैं जिससे बच्चा बनता है। ठीक है, अब यहां पर ये 8 और 16 सेल स्टेज को कहते हैं अर्ली मॉर्यूला एंड इसको कहते हैं लेट मॉर्यूला। बेटा मॉर्यूला क्या होता है, एक मलबेरी फ्रूट के नाम पे नाम दिया गया है क्योंकि इस समय पे जो जाइगोट है एक मलबेरी फ्रूट जैसा दिख रहा है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अब मैम ये क्लीवेज हो कैसे रहा है, थोड़ा इमेजिन करवाओ आप। तो बेटा अभी क्या होता है, ये जाइगोट यहां पे स्पर्म्स फ्यूज हुए, अब ये जाइगोट देखो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, अब ये जाके चिपक जाता है यूट्रस की वॉल से। ठीक है, ये बेटा 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला एंड इस 32 सेल स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आउटर लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर को कहते हैं इनर सेल मास। इस खाली जगह को कहते हैं ब्लास्टोसील। तो इस डायग्राम को आप ऐसे भी दिखा सकते हो बना के कैसे दिखा सकते हो आप इस डायग्राम को, अगर आप बोर्ड्स में दिखाना चाहते हो अच्छे से तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो डायग्राम को। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाऊंगी बेटा आपको मैं बना के। वो भाई व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका जाइगोट। अब ये जाइगोट 2 सेल स्टेज में आया, 4 सेल स्टेज में आया, 8 सेल स्टेज में आया, 16 सेल स्टेज में आया, 32 सेल स्टेज में आया, फिर बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट बन के चिपक गया यूट्रस से। इस तरीके से बेटा जाइगोट डिवाइड होता होता होके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में चिपक जाता है और इस चिपकने को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लेयर से चिपक जाता है। डू यू नो बेटा, जहां पे जाइगोट बनता है दैट इज, ये जाइगोट किधर बनता है बेटा, एम्प्यूला के अंदर, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तभी तो जाइगोट बना। इस तरीके से बेटा ये आके चिपक जाता है यूट्राइन लेयर पे। नोट करेंगे दैट मॉर्यूला इस मलबेरी से नाम निकला है। अर्ली स्टेज 8 सेल होता है, लेट स्टेज 16 सेल्ड होता है। ब्लास्टोसिस्ट बेटा यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ट्रोफोब्लास्ट बेटा कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट बेटा ये लेयर है जो आप देख सकते हैं, ये वाली इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर जो ये लेयर होती है इज कॉल्ड एज द इनर सेल मास। दिस इज द इनर सेल मास, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बेटा एंडोमेट्रियम से चिपकने दैट इज अटैचमेंट में मदद करती है, और ये इनर सेल मास बेटा बच्चा बनाता है बॉडी के अंदर, एम्ब्रियो बनाने में मदद करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोफोब्लास्ट किस काम आ रही है भाई, यूट्रस से चिपकने में। ये किस काम आ रहा है, बच्चा बनाने में, एम्ब्रियो बनाने में। ये डायग्राम बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में इस पे से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अटैच कौन से स्टेज पे हो रहा है। ये डायग्राम ड्रॉ करने आ जाता है, बनाने आ जाता है, इस पे से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम आपके लिए। इम्प्लांटेशन क्या होता है, व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। बेटा ये थी आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर, ये ब्लास्टोसिस्ट आकर बेटा चिपक गया। ये ब्लास्टोसिस्ट आके अब चिपक गया। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन के समय बेटा ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाता है। मैम घुस जाता है मतलब यस बेटा, ये पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाता है, ये यूट्रस के अंदर ही आ जाता है पूरा। मतलब ये जो आप देख रहे थे
अरे कहाँ गया वो डायग्राम, ये बेटा अब धीरे धीरे करके यहां आ जाएगा अंदर, यूट्रस की लेयर में एम्बेड हो जाता है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये एम्बेड हो रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो बेटा इस स्टेज में क्या होता है, इसकी ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अंदर की लेयर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड बाहर की लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और बेटा ये जो इनर सेल मास है ये बीच में ऐसे 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे कहते हैं एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। यहां बेटा ये जो खाली जगह है ये बनाता है एमनियोटिक सैक जिसमें बच्चा बनेगा, ये बनता है बेटा आगे जाके योक सैक। इस तरीके से बेटा बच्चा डेवलप होता है। हालांकि इतना डीप डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है कि उन्होंने लेबलिंग दी हो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर आप सिर्फ इसका भी एंट्रेंस अगर दिखा देंगे तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, पर आपको पता होना चाहिए एमनियोटिक सैक कैसे बना और योक सैक कैसे बना। जब बेटा ट्रोफोब्लास्ट की लेयर 2 में डिवाइड हुई, इनर सेल मास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइड हुए, अब इस जगह को एमनियोटिक सैक और इस जगह को योक सैक कहेंगे, ठीक है। इस चीज को बेटा हम यहां देखेंगे। ट्रोफोब्लास्ट एक आउटर लेयर है। अब बेटा ब्लास्टोमियर क्या होता है, बेटा ये जितने भी सेल्स बन रहे थे ये दीज आर ऑल ब्लास्टोमियर्स। ये 2 ब्लास्टोमियर है, 4 हैं, 8 हैं, ठीक है। तो बेटा आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर अटैचेस टू एंडोमेट्रियम, inner cell mass, inner group of cells attached to trophoblast and differentiate into 3 germ layers। बेटा जो inner cell mass है वो 3 germ layers में divide होता है। After attachment, uterine cell divides rapidly and cover the blastocyst, जिसकी वजह से blastocyst पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में घुस जाता है, जिसको हम कहते हैं implantation। और जैसे ही implantation हो जाता है बेटा फीमेल is called as pregnant। उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की लेयर के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली घुस जाता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन और द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट, ठीक है। फीमेल भाई प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सो बेसिकली बेटा क्या हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्रस की लेयर से चिपकता है और अंदर की तरफ घुस जाता है, एमनियोटिक सैक और योक सैक बनते हैं। बेटा इसके अंदर अब बच्चा बनेगा, ठीक है, इसके अंदर अब बच्चा बनेगा। तो यहां पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर के स्टेज को क्या कहते हैं, पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब बेटा 8 to 16 सेल स्टेज को हम मॉड्यूला कहते हैं। ए का होगा 4th ऑप्शन, मतलब इन दोनों में से देखना है हमें। फिर है मॉड्यूला, बेटा किस में डेवलप हो जाता है, बेटा मॉड्यूला डेवलप हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। अटैचेस टू एंडोमेट्रियम, बेटा एंडोमेट्रियम से कौन चिपकता है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। फिर बेटा ब्लास्टोमियर एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, विच मीन्स बेटा ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd एंड डी का 3rd, विच इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आया है। देखो बोला है भाई ए डायग्राम और बी को पहचानो। ए डायग्राम हमें क्लियरली दिख रहा है इज मॉड्यूला, बी डायग्राम हमें दिख रहा है दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। ये हमें दिख रहा है भाई ये डी लेयर क्या है, सी लेयर क्या है। डी लेयर हमें दिख रहा है भाई ट्रोफोब्लास्ट है, सी लेयर हमें दिख रहा है इनर सेल मास है, ठीक है। अब यही पूछ रहे हैं ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करो, बताओ सी डी क्या होगा आगे। सी डी में बेटा जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैचमेंट करेगी एंडोमेट्रियम से, इनर सेल मास एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये चीज हमने अभी नोट्स में लिखी जस्ट, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है मेंशन द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर्स इन ह्यूमन फीमेल, एम्प्यूला इन फैलोपियन ट्यूब। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। बेटा ये क्वेश्चन का मैंने तुम्हें बकायदा डायग्राम बनवाया है, फास्ट ब्लॉक मेथड, स्लो ब्लॉक मेथड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इंप्लांटेड इन यूट्रस। बेटा उस स्टेज का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंप्लांटेशन इन ह्यूमन फीमेल।
आप डायग्राम ड्रॉ करके लिखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, फिर बेटा इनर सेल मास एम्ब्रियो या जर्म लेयर्स में डिवाइड होता है। आप डायग्राम बनाएं, साथ में एक्सप्लेनेशन लिखें, परफेक्ट, कोई नंबर नहीं काटेगा। तो बेटा अब आता है गैस्ट्रुलेशन। अब भाई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसके एपीब्लास्ट के जो सेल हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइड हुए, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये चीज हम पढ़ते हैं भाई, हमारी बॉडी 3 लेयर्स से बनी है, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है एनिमल किंगडम में। हेल्प इन मेजर टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलपमेंट, ये तीनों लेयर बेटा बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू, सब ये तीनों लेयर ही मिलके बनाती हैं। आप लोग पढ़ते हो चैप्टर्स में, हार्ट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, मसल्स आर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मेसोडर्मल मतलब मिडल लेयर ऑफ बॉडी से बनी है, एक्टोडर्म मतलब बाहर की लेयर से बनी है, एंडोडर्म मतलब इनर लेयर से बनी है। ठीक है, ये तीनों लेयर बेटा ऑर्गन और टिश्यू बनाती हैं। अब एक फीमेल बेटा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब प्रेगनेंसी हम ह्यूमंस के अंदर 9 महीने की होती है, जिसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये 9 महीनों को बेटा 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। जब एक फीमेल पहले 3 महीने प्रेग्नेंट होती है उसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4th, 5th और 6th मंथ को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7th, 8th और 9th मंथ को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर मैं बोलूं एक फीमेल का 6th मंथ चल रहा है विच मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगर मैं बोलूं फीमेल का 8वां महीना चल रहा है मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर, एक फीमेल का दूसरा महीना चल रहा है विच मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पार्ट है। अब आपकी एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई डॉग्स एंड कैट्स कितने महीने प्रेग्नेंट रहते हैं, 50 से 65 डेज प्रेग्नेंट रहते हैं, फिर वो बच्चा कर देते हैं। एलिफेंट्स बेटा अराउंड पूरे 2 साल प्रेग्नेंट रहते हैं, 18 to 22 मंथ्स प्रेग्नेंट रहते हैं। तो बेटा अब ये डेटा आपको एकदम एक्यूरेसी से याद होना चाहिए कि कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में प्रेगनेंसी के बच्चे का कौन सा पार्ट डेवलप हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा हम बोलते हैं एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो बेटा पहले 4 हफ्ते मतलब फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट की आवाज सुनाई देने लगती है स्टेथोस्कोप से, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। ठीक है, फिर बेटा दूसरे महीने मतलब 8वें हफ्ते में बच्चे की लिम्ब्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्ब्स मतलब बेटा होता है हाइंड लिम्ब्स, दैट इज हैंड्स, सॉरी लेग्स एंड हैंड्स आर 4 लिम्ब्स। डिजिट्स का मतलब होता है बेटा आपकी उंगलियां, मतलब बच्चे के हाथ, पांव और उंगलियां बन जाते हैं दूसरे महीने ऑफ प्रेगनेंसी में। फिर आता है बेटा तीसरा महीना मतलब 12 हफ्ते। बेटा 12 हफ्ते में बच्चे की बॉडी के मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं। ठीक है, उसकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब अगर मेल है तो पेनिस स्क्रॉटम, फीमेल है तो लेबिया मेजोरा मिनोरा, सब बन चुका है। फिर बेटा 5वें महीने मतलब 20वें हफ्ते में बच्चा मारता है किक, विच मींस बच्चे का पहला मूवमेंट नजर आता है। कोई पूछे भाई बच्चा सबसे पहला मूवमेंट कौन से महीने में करता है, भाई 5वें महीने में। इस महीने में बेटा बच्चे की खोपड़ी पे बाल भी आने लगते हैं, हेयर ऑन दी हेड, मतलब 5वें, पहले महीने में बेटा धड़कन आने लग गई, दूसरे महीने में हाथ पांव उंगलियां बन गई, तीसरे महीने में मेजर ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन गई, 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट और सर पे बाल आ गए। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम यहाँ चौथे महीने का क्यों नहीं दिया, बेटा बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ और 9th मंथ का दिया है, तो हमने भी उतना ही डेटा यहाँ लिखा है। फिर बेटा 6th मंथ मतलब 24 हफ्ते में पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, आपकी आईलिड्स और आई लैशेस आ जाती हैं। ठीक है, आईलिड्स एंड आई लैशेस आ जाती हैं। और बेटा 9वें महीने मतलब 36 वीक्स में बच्चा फुली डेवलप हो जाता है एंड इट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। इसलिए बेटा 9th मंथ में यूजुअली डिलीवरी के चांस कभी भी हो सकते हैं, हालांकि डॉक्टर आपको एक डेट देता है, उसी डेट के आसपास जो होता है डिलीवरी का चांस होता है। ठीक है। फिर आती है बेटा प्लेसेंटा। कहते हैं हम हमेशा दिस इज अ मम्मीज बॉय और ममाज गर्ल, क्योंकि बेटा एक बच्चे और एक माँ के बीच में एक बहुत अनमोल कनेक्शन होता है, दैट इज ऑफ प्लेसेंटा। एक बच्चा बेटा अपनी माँ से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। जब आपने किसी बच्चे की डिलीवरी किसी मूवी में देखी है या सीरियल में देखी है तो बच्चे के यहां से कॉर्ड निकलती है पेट से, जिसे कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड, वो जाके बेटा प्लेसेंटा उससे अटैच होती है, जो एक डिस्क शेप्ड होती है। मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखाती हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तो बेटा हम मान लेते हैं ये एक बच्चा है। ये बच्चा बेटा
आई नो बहुत हंसी आती है बच्चों को इस छोटे से बेबी को देख के। दिस इज दी बेबी। और बेटा ये रहा मदर का यूट्रस, आप मान लीजिए। ठीक है, ये मदर का बेटा यूट्रस है। ठीक है, तो आपको बस ये मैं दिखा रही थी कि हम यूट्रस की लेयर बना रहे हैं। दिस इज दी एंडोमेट्रियम एक्सटेंशन। दिस इज दी मदर साइड। अब बेटा इस बच्चे में और मदर के बीच में कनेक्शन कैसे होता है? बेटा बच्चे की पेट की साइड से निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज अम्बेलिकल कॉर्ड। ये बेटा कॉर्ड है जिसमें 100% सिर्फ बेबी का ब्लड होता है, बच्चे का ब्लड होता है। इसमें ये बेटा सिर्फ बच्चे की पर्सनल अमानत है, अम्बेलिकल कॉर्ड। अब आती है यहां से आती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये बेटा डिस्क शेप की होती है, वैसे डिस्क शेप की होती है। अभी आपको ऐसे डिस्क लग नहीं रही होगी, बट ये डिस्क शेप की होती है। इसके यहां से क्रॉनिक विलाय निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेटा मदर और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बनता है। अब मदर बेटा बच्चे को ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। बच्चा बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट मदर के थ्रू यहां से बाहर निकालता है। तो इस तरीके से बेटा एक बच्चे के बीच में और एक मदर के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन बनता है, विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ठीक है, यहां से बेटा मदर बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चीजें देती है, बच्चा यहां से वेस्ट मदर की बॉडी के थ्रू बाहर निकालता है। दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा एंड इसकी क्रॉनिक विलाय करके एक्सटेंशंस होते हैं जो एंडोमेट्रियम से जुड़ते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं प्लेसेंटा इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। प्लेसेंटा बेटा मदद करती है बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बेटा मदर से बच्चे में इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फीटस ट्रांसफर होती हैं। इस चीज को याद रखना, ये चीज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ेंगे। एंड बेटा इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर। बेटा बच्चे से मदर के बीच में कचरा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकलता है। तो अगर कोई पूछ ले तुम्हारे एग्जाम में प्लेसेंटा क्या होती है, डेफिनेशन, फंक्शन क्या होते हैं, ये चारों, और डायग्राम बनाना है, यू कैन ड्रॉ दिस बेफिकर। ठीक है, अब बेटा प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, इनका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेसेंटा सिक्रीट करती है। इसमें से बेटा एक हार्मोन है जैसे HCG जो प्लेसेंटा सिक्रीट करती है। बाकी हार्मोन्स बेटा जब प्लेसेंटा बन जाती है उस समय पे बॉडी में सिक्रीट होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो बेटा जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उसके अंदर पढ़ा था, ये बेटा कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है। HPLS ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बेटा जो दूध बनाने में मदद करता है प्रोलैक्टिन के साथ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के टाइम हाई रहते ही हैं, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। और एक हार्मोन है बेटा रिलैक्सिन, जो प्रेगनेंसी के समय बॉडी में सिक्रीट आउट होता है ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी एक फीमेल अपनी जब लेग्स खोले तो बेटा बच्चा इजीली स्किड हो सके, बाहर की तरफ आ सके। तो फीमेल के प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस प्यूबिक रीजन को वाइडन करने में मदद करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलिए फिर बेटा हमने क्वेश्चन क्या होता है, आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट भी पूछ जाते हैं 1 मार्कर में तुम्हारे बोर्ड्स में। HCG, HPL और रिलैक्सिन ये बेटा हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होते हैं। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेम एनी 3 हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स बेटा प्रेगनेंसी के समय काफी ज्यादा हाई होते हैं बॉडी में। प्लेसेंटा बेटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है। फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो ट्रोफोब्लास्ट से निकलती हैं उसे कोरियोनिक विलाय कहते हैं, जिस कोरियोनिक विलाय को बेटा हमने अभी यहां पे दिखाया था। ठीक है, सॉरी मैंने यहां क्रॉनिक विलाय लिख दिया, कोरियोनिक लिखना था। कोरियोनिक विलाय, यही बेटा आप देख रहे हैं कैसे ये एक्सटेंशंस निकल रही हैं, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा 1 मार्कर क्वेश्चंस है, डायरेक्टली उठ के आते हैं। भाई बता दो हार्मोन्स कौन से प्रेगनेंसी के टाइम सिक्रीट होते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन टिश्यू, ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में आ रखी है। ठीक है,
फिर बेटा आता है आखिरी समय जिसे कहते हैं पार्चुरेशन। जब बेटा एक बच्चा रेडी हो चुका है, अब वो डिलीवरी होगी, बच्चा बॉडी से बाहर निकलेगा। तो व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन इट लीड्स टू फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चा बेटा अब बाहर निकलेगा, जो कि हमारी बॉडी में हमारे दिमाग और हॉर्मोन्स न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स की वजह से बेटा बच्चा बाहर निकलता है। पार्चुरेशन कैसे पता चलता है एक फीमेल की बॉडी को कि अब बच्चा बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुका है? तो बेटा दो जगह से सिग्नल आते हैं, प्लासेंटा से और बच्चे से। प्लासेंटा बेटा एक सिग्नल देती है जिसे कहते हैं कि प्लासेंटा कहती है यार देख भाई बच्चा बन चुका है, अभी डिलीवरी के लिए रेडी है, पुश पुश पुश। बच्चा भी कहता है भाई पुश पुश पुश, आई एम फुली डेवलप्ड। तो बेटा दो जगह से सिग्नल आते हैं। कई बार बेटा एक फीमेल को आपने देखा होगा, कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि फीमेल को अचानक से पेन शुरू हो गया, एम्बुलेंस बुला ली, फिर हीरो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, बच्चा भाई कार में डिलीवर हो रहा है। 3 इडियट्स में तो वो वहीं पे डिलीवर करा उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। तो बेटा कई बार फीमेल को ऐसे क्रैम्प्स आते ही नहीं हैं, तो फीमेल को ये क्रैम्प्स आर्टिफिशियली लाए जाते हैं। आर्टिफिशियली जब ये क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए बेटा आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन, मदर को एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का, जिसे हम कहते हैं बेटा पिटोसिन, जिसकी वजह से इसको हम इस इंजेक्शन को कहते हैं पिटोसिन। कई बार बेटा एक फीमेल के अंदर डिलीवरी के सिग्नल ही नहीं आते, बहुत ऐसी बॉडी हो जाती है सिग्नल जनरेट ही नहीं कर रही है डिलीवरी के लिए, क्रैम्प्स ही नहीं आ रहे फीमेल को, तब उनको बेटा एक आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन दिया जाता है जिसे पिटोसिन कहते हैं। अब बेटा इस रिएक्शन में होता क्या है जैसे ही बेटा पार्चुरेशन के सिग्नल आते हैं बच्चे से और प्लेसेंटा से, यूट्रस में मायोमेट्रियम के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, इमेजिन, एंड बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और बेटा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं, बच्चे को बाहर धक्का लगाने लगते हैं। तब डॉक्टर कहता है भाई पुश पुश पुश, और बेटा उस समय पे बच्चे की डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के 15 से 20 मिनट बाद प्लेसेंटा भी बाहर की तरफ खुद ही इजेक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, पर कई कबार बेटा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें फीमेल को आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन पिटोसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आप पार्चुरेशन में बेटा ये भी लिखाएंगे, ये फ्लोचार्ट भी लिखाएंगे, तो भी बेटा आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, 100 on 100। फिर बेटा आता है लैक्टेशन, आखिरी स्टेप। जब बेटा एक फीमेल बच्चा पैदा कर चुकी है, अब क्या हो गया है, बच्चा बाहर आएगा, रोएगा वाह वाह मम्मी, तो बेटा क्या करना है, उसको दूध पिलाएगी फीमेल। तो जब उसे दूध पिलाएंगे उसे कहते हैं लैक्टेशन, या ब्रेस्ट फीडिंग। दैट इज बेटा जब प्रेगनेंसी के टूवर्ड्स आपकी मैमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करती है और मिल्क बनाने लगती है एक न्यूबॉर्न के लिए, उसे कहते हैं लैक्टेशन। बेटा ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाए? क्योंकि बेटा एक माँ का जो इनिशियल फ्यू डेज का दूध होता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। इस पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट फ्यू डेज का इनिशियल मिल्क ऑफ अ मदर इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, क्योंकि बेटा इसमें होती हैं एंटीबॉडीज, बहुत असेंशियल होती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इनिशियल कुछ दिन का निकला हुआ दूध एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग बेटा 6 महीने तक करनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। कई बच्चे 1 साल 2 साल तक भी ब्रेस्ट फीडिंग करते रहते हैं, बट नॉर्मली 6 मंथ्स तक ही करानी चाहिए एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये बेटा एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ये आप इस डायग्राम पे एक बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि बताओ भाई ये क्या है, तो बहुत बच्चों ने इसका प्लेसेंटा लिख दिया। बेटा इट इज अम्बेलिकल कॉर्ड। याद रखना बच्चे के यहां से जो ओरिजिनेट हो रही है दैट इज अम्बेलिकल कॉर्ड, और ये रही प्लेसेंटा जो डिस्क शेप्ड है और जिसमें से प्लेसेंटल विलाई निकल रहे हैं। ये बेटा बच्चा जिस सैक में पल रहा है दिस इज एमनियोटिक सैक, और ये रहा छोटा सा योग सैक। आइए क्वेश्चन करते हैं। बेटा आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बच्चे की हाथ, पांव, उंगलियां और डिजिट्स कौन से मंथ में बनते हैं? तो बेटा हमें पता है ये चीज 2nd मंथ में बनती है, विच मीन्स इन डेज 60 डेज हो गए, क्योंकि 2 महीने में 60 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कौन से महीने ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा पहली बार मूवमेंट दिखाता है और खोपड़ी पे बाल आते हैं? दैट इज बेटा 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। बेटा सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन की बच्चा डिलीवर होने वाला है 2 जगह से आता है दैट इज बोथ प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। फिर बेटा क्वेश्चन है स्टेट फ्रॉम वेयर डू सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट?
प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, fully developed fetus. Medically, it is advised to all young mothers that breastfeeding is best for newborn. Do you agree? Yes. क्यों भाई? क्योंकि इनिशियली रिलीज होता है बेटा कोलोस्ट्रम, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे के लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर why is breastfeeding recommended during initial period? Because it contains antibodies, very important for resistance in the body, very important for the development of the baby. फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। बेटा इसमें आप वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करो जो मैंने आपको लिखाया है। फुल में से फुल मार्क्स है, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। नेम 3 हॉर्मोन्स बेटा जो प्रेगनेंसी के दौरान ही हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। तभी बेटा तुम्हें बहुत जोर देके वो चीजें समझाई। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन। आप एकदम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द फाइनली द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड्स हियर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होती, बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा और होता तो मजा आ जाता लेक्चर के अंदर, बट यस आई वुड लाइक टू से बेटा सॉरी, नो एलैबोरेशंस बिकॉज द चैप्टर इज फाइनली डन। तो अब आपका होमवर्क है बेटा, आप लोगों को डीपीपी शीट सॉल्व करनी है। डीपीपी शीट सॉल्व करें। अब बेटा नोट्स की पूरी रीडिंग कर लीजिए। हमने 4 लेक्चर्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया है। नाउ इट इज योर जॉब to do it, to learn it and to just do it. तो वो करिए आप लोग। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हाई वेटेज टॉपिक्स इस चैप्टर में से कौन से रहते हैं? द हाई वेटेज टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर यूजुअली आर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, menstrual cycle। फिर बेटा शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फिर बेटा आपके ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम बेस्ड स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन आता है। ओवरी के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बाकी बची हुई चीजों में से 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है मेनली। तो बेटा इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड रॉक कर दो। बाय बाय एवरीवन।